नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीने स्टॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में फरवरी माह के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसे भी डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, यदि आपने हमारे जनवरी माह की करंट अफेयर की क्लास नहीं देखी है तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। तो हाल ही में जो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में आया है उसमें भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये जो ग्रोथ रेट है पिछले 3 वर्षों में सबसे धीमी ग्रोथ रेट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 31 जनवरी 2023 को बजट सत्र के दौरान इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लाडली बहना योजना की घोषणा की गई है। तो हाल ही में जो ये लाडली बहना योजना है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इस योजना की शुरुआत है जो मध्य प्रदेश का सीहोर जिला है उससे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है इनके द्वारा घोषणा की गई है। और इस योजना में 1,000 रुपये प्रति माह जो लड़कियां हैं उनको उपलब्ध कराए जाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाया है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है जो विशाखापट्टनम को बनाया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जो 2 जून 2014 को जब तेलंगाना का गठन होता है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है जो अमरावती को बनाया गया था। फिर उसके बाद 2020 में जो आंध्र प्रदेश के 3 शहर थे उन 3 शहरों को राजधानी बनाया गया था, जिसमें एक अमरावती, दूसरा विशाखापट्टनम और तीसरा कर्नूल था। तो इन 3 जो शहर है इनको राजधानी बनाया गया था और अब फिर से इन 3 शहरों को हटाकर एक राजधानी बनाई गई है जो विशाखापट्टनम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बजट 2023 पेश किया गया है, इसमें किस वर्ष तक भारत को एनीमिया मुक्त करने की घोषणा की गई है। तो हाल ही में जो बजट पेश किया गया है इसमें एनीमिया को मुक्त करने की घोषणा है ये 2047 तक की गई है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये बजट पेश किया गया जो कि उनका 5वां बजट था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का ये 10वां बजट था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो अमृतकाल है, अमृतकाल की अवधि है जो 2023 से लेकर 2047 तक है और इस अमृतकाल का ये पहला बजट है। और इस वर्ष जो बजट का आकार है वो 45 लाख करोड़ रुपए इस वर्ष बजट का आकार रखा गया है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण का निधन हो गया, उन्होंने कौन सा संविधान संशोधन पेश किया था। तो हाल ही में जो पूर्व अधिवक्ता और पूर्व कानून मंत्री है जो शांति भूषण का निधन हो गया है, तो उनके द्वारा 44वां संविधान संशोधन है ये विधेयक पेश किया गया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये भारत सरकार में 1977 से 79 तक ये कानून मंत्री के रूप में रहे थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो प्रशांत भूषण अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट में उनके पिताजी थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने जे महाराष्ट्र मांझा को अपना राज्य गीत घोषित किया है, औपचारिक रूप से इसे कब अपनाया गया था। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जे महाराष्ट्र मांझा है जिसको अपना राज्य गीत घोषित किया है, इसको औपचारिक रूप से 19 फरवरी को अपनाया गया था। 19 फरवरी को अपनाने के पीछे रीजन है कि जो महाराष्ट्र साम्राज्य के संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उनकी जयंती है जो 19 फरवरी को होती है, इसीलिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जे महाराष्ट्र मांझा जो राज्य गीत है उसको राज्य गीत है जो 19 फरवरी को ही घोषित किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस गीत को जो राजा बदे है इनके द्वारा लिखा गया था और बलाधीर कृष्ण राव साबले है इनके द्वारा इस गीत को गाया गया था, जिसे साहिर साबले के नाम से हम जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने इथेनॉल उत्पादन के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के द्वारा इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी की है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
इको फ्रेंडली तरीके से इथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये डेनमार्क के साथ में साझेदारी की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने हाल ही में अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजशाही के प्रतीकों को हटाने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया सरकार है उसके द्वारा जो अपने बैंक नोट है उनसे ब्रिटिश राजशाही के प्रतीक को हटाने की घोषणा की गई है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के यायात्सो को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो ये यायात्सो जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में जो मान्यता प्राप्त की गई है वो लद्दाख का है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये यायोत्सो जो झील है ये लद्दाख में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अपनी खूबसूरत झील है, इसको पक्षियों के स्वर्ग के रूप में भी हम जानते हैं, तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? तो हाल ही में जो नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है ये ITBP के द्वारा जीती गई है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आयोजन है ये लेह लद्दाख में इसका आयोजन होता है और इसका ये 12वां संस्करण है जो हाल ही में खेला गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और ITBP के द्वारा लगातार तीसरी बार इस चैंपियनशिप को जीता गया है। इसका आयोजक है जो आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और उपविजेता के बारे में बात करें तो लद्दाख स्काउट है जो नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2023 का उपविजेता था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि ITBP के बारे में बात करें तो ITBP की स्थापना है 1962 में ITBP की स्थापना होती है। ITBP का हेडक्वार्टर है जो न्यू दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में ITBP के जो महानिदेशक है वो अनीश दयाल सिंह है जो ITBP के वर्तमान में महानिदेशक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ITBP की फुल फॉर्म इंडो तिब्बत बॉर्डर ऑफ पुलिस है जो ITBP की फुल फॉर्म है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो हाल ही में जो ग्रैमी अवार्ड प्रदान किए गए हैं जो कि 65वें क्रम के ग्रैमी अवार्ड थे और ये जो जीता था ये रिकी केज के द्वारा जीता गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रिकी केज के द्वारा तीसरी बार है ग्रैमी अवार्ड को जीता गया है। पहली बार रिकी केज के द्वारा ग्रैमी अवार्ड 2015 में जीता जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और लगातार दूसरी बार है जो इस रिकी केज के द्वारा ग्रैमी अवार्ड को जीता गया है। इनका आयोजन है जो लॉस वेगस अमेरिका में इनका आयोजन होता है ग्रैमी अवार्ड का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? फेम योजना के तहत जो इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हो रही है उसमें शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र राज्य है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र जो शीर्ष पर है उसके बाद में कर्नाटका है, फिर तमिलनाडु राज्य आता है, गुजरात और राजस्थान है जो महाराष्ट्र के बाद स्थान रखते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और फेम जो सेकंड योजना है इसका 1 अप्रैल 2019 से प्रारंभ किया जाता है और 3 वर्ष की अवधि के लिए फेम सेकंड जो चरण है इसको प्रारंभ किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि फेम की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो फेम की जो फुल फॉर्म है वो फास्टर अडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो इसकी फुल फॉर्म है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूनेस्को ने किस विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित करने का फैसला किया है? तो हाल ही में यूनेस्को द्वारा जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है इसको पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित करने का फैसला किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये विश्व भारती विश्वविद्यालय है, ये शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है और साल 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बात करें तो भारत में कुल 40 विश्व धरोहर स्थल है जिसमें 32 सांस्कृतिक धरोहर स्थल है जिसमें 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है, तो इस तरह से 40 कुल विश्व धरोहर स्थल है जो भारत में स्थित है। और भारत है जो विश्व धरोहर स्थल की संख्या के मामले में विश्व में 6ठे स्थान पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगर कौन सा है? तो हाल ही में ग्रीन बॉन्ड ये जारी किया गया है, ये इंदौर है, इसको जारी करने वाला देश का पहला नगर है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 जीता है? तो हाल ही में ये जो नाउ यू ब्रीथ बुक है इसके लिए गोल्डन बुक अवार्ड जीता गया है।
ये गोल्डन बुक अवार्ड है, ये राखी कपूर के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारे जनवरी माह के जो करंट अफेयर की रिवीजन क्लास थी वो नहीं देखी है तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हम डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स का रिवीजन करवा रहे हैं, तो वो भी आपको क्लास मिल जाएगी, तो ये आप देख सकते हो। और डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ जाकर आप डेली करंट अफेयर की PDF है जो डाउनलोड कर सकते हो। वो सारी की सारी PDF है जो हैंड रिटन नोट्स के रूप में है, तो ये भी आप ध्यान रखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुर्की और सीरिया में भूकंप प्रभावितों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो भारत के द्वारा तुर्की और सीरिया में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है, वो ऑपरेशन दोस्त है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑपरेशन गंगा है, ये यूक्रेन में चलाया जाता है भारत सरकार के द्वारा। ऑपरेशन शक्ति है, देवी शक्ति है, जो अफगानिस्तान में चलाया गया था। और ऑपरेशन कावेरी है जो हाल ही में सूडान जो देश है उसमें भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित किया गया उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो हाल ही में जो उपन्यास है जो प्रकाशित हुआ है विक्ट्री सिटी, इसका लेखक है जो सलमान रुश्दी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सलमान रुश्दी है, इनके द्वारा एक और उपन्यास लिखा जाता है मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए साल 1981 में जो सलमान रुश्दी है इनको मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया है? तो ये जो ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट है ये जम्मू कश्मीर में खोला गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इसरो ने किस नाम से अपना सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया है? तो हाल ही में इसरो के द्वारा अपना सबसे छोटा रॉकेट है ये लॉन्च किया गया है। ये SSLV-D2 के नाम से लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये SSLV-D2 जो रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल है इसके द्वारा 3 उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं, जिसमें पहला उपग्रह है जो EOS-07 उपग्रह था, दूसरा आज़ादी सेट उपग्रह, और तीसरा है जो जेनुस फर्स्ट उपग्रह है इस SSLV-D2 जो रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल है इसके द्वारा इसरो के प्रक्षेपित किए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन ID पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो वन फैमिली और वन ID पोर्टल है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्वाड देशों ने साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा अभ्यास शुरू किया है? तो हाल ही में जो क्वाड सदस्य देशों के द्वारा साइबर सुरक्षा के लिए एक अभ्यास शुरू किया गया है, वो क्वाड साइबर चैलेंज नाम से अभ्यास शुरू किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यदि क्वाड के बारे में बात करें तो क्वाड में कुल 4 देश है, जिसमें एक USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। जो 4 देश है ये क्वाड देश के सदस्य हैं। और इन चारों देशों के मध्य में जो एक्सरसाइज होती है उसे हम मालाबार के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन है जापान में किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो ये राजेश बिंदल थे ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, और इसको हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इनके अलावा जो अरविंद कुमार है इनको भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और ये जो अरविंद कुमार थे ये गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो इन दोनों को ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश हो जाते हैं जो कि अपनी अधिकतम सीमा पे हैं। इसमें एक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है मतलब मुख्य न्यायाधीश होता है, जबकि 33 है जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, जो कि अधिकतम संख्या होती है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो DYV चंद्रचूड़ है, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो कि 50वें क्रम के हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत की सबसे लंबे एक्सप्रेसवे दिल्ली एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है?
तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो सबसे लंबे एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, इसका उद्घाटन है, जो राजस्थान के दौसा से इसका उद्घाटन किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है जो 1386 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो हाल ही में जो ये खेला गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसमें जो सर्वाधिक पदक है ये महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जीते गए हैं और पदक तालिका में ये शीर्ष स्थान पर रहा है। महाराष्ट्र राज्य के द्वारा इसमें टोटल 161 पदक जीते गए हैं, जिसमें 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज मेडल है जो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जीते गए हैं। सेकंड स्थान पर हरियाणा है जिसके द्वारा 128 कुल पदक जीते गए हैं। थर्ड स्थान पर इसमें मध्य प्रदेश है जिसके द्वारा 96 पदक जीते गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण है और पहला संस्करण का आयोजन है 2018 में होता है और हाल ही में जो संस्करण हुआ है 5वां संस्करण, इसका आयोजन है जो भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के बारे में बात करें तो तीसरा संस्करण का आयोजन हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था और जो शीर्ष पर रहने वाली यूनिवर्सिटी थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी है, उसमें शीर्ष पर रही थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरसीबी ने किसे डब्ल्यूपीएल में महिला टीम का मेंटर बनाया है? तो आरसीबी टीम के द्वारा जो अपनी महिला क्रिकेट टीम है उनका मेंटर बनाया है वो सानिया मिर्जा को बनाया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीफा ने वर्ष 2026 में कहां पर फीफा विश्व कप आयोजन करने की घोषणा की है? तो फीफा के द्वारा 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कराया जाएगा वो 3 देशों में कराया जाएगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ये तीनों देशों में ही फीफा है 2026 में वर्ल्ड कप का आयोजन कराने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 2022 में यदि फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बात करें तो कतर में इसका आयोजन होता है और ये जो कतर में इसका आयोजन हुआ था और 22वें क्रम का फीफा वर्ल्ड कप है जो कतर में खेला गया था। इसमें विजेता टीम है जो अर्जेंटीना थी, उपविजेता है जो इसमें फ्रांस थी और गोल्डन जो बूट अवार्ड है वो मेबापे को मिला था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IQ ईयर द्वारा जारी ईयर ट्रैकिंग इंडेक्स के अनुसार दुनिया का दूसरा प्रदूषित शहर कौन सा है? तो हाल ही में IQ ईयर के द्वारा जो इंडेक्स जारी किया गया है ईयर ट्रैकिंग इंडेक्स, इसमें दुनिया का जो दूसरा प्रदूषित शहर है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा तो मुंबई है जो दुनिया का दूसरा प्रदूषित शहर है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यदि पहले शहर के बारे में बात करें तो जो पहला शहर है वो लाहौर है जो पाकिस्तान का इस इंडेक्स में पहला शहर है जो कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। दूसरे स्थान पर हमने बात की मुंबई की और तीसरे स्थान पर है जो काबुल है अफगानिस्तान की राजधानी, वो दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? जो हाल ही में विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है ये फिजी में हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिजी में 22वें संस्करण का आयोजन किया गया है और फिजी की राजधानी के बारे में बात करें तो सुवास है जो फिजी की राजधानी है। इस वर्ष जो हिंदी सम्मेलन हुआ था उसकी थीम थी वो हिंदी फॉर ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो इस वर्ष विश्व हिंदी दिवस की थीम थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो हाल ही में भारत और जापान के मध्य में होने वाला अभ्यास धर्म गार्जियन है जो इसका जो चौथा संस्करण है इसका आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आयोजन है जो जापान का सिंगा प्रांत है इसमें इसका आयोजन हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जापान और भारत के मध्य में वीर गार्जियन नाम से एक एक्सरसाइज होती है जो कि वायुसेना का अभ्यास है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में झींगा मेला शुरू किया गया है? तो हाल ही में जो झींगा मेला शुरू हुआ है ये पंजाब राज्य में हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस मेले की शुरुआत है ये साल 2016-17 से इस मेले की शुरुआत होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत विश्व को सबसे बड़ा झींगा उत्पादन करने वाला देश है। तो भारत है जो विश्व में सबसे अधिक झींगा उत्पादन करने वाला देश है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और गुलाबी क्रांति का संबंध है जो झींगा से है, यह ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने
रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो हाल ही में ये जो रणजी ट्रॉफी खेली गई है, इसका खिताब है ये सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सौराष्ट्र के द्वारा दूसरी बार है जो रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता गया है। पिछली बार इसके द्वारा 2018-19 में रणजी ट्रॉफी जीती गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो हाल ही में रणजी ट्रॉफी खेली गई है 2023 में, इसमें उपविजेता है जो बंगाली इसमें उपविजेता रहा था। और फाइनल में मैन ऑफ द मैच है ये जयदेव उनादकट है जो फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे। और 2022 में लास्ट ईयर जो विजेता थी वो मध्य प्रदेश है जो 2022 में विजेता थी, और उपविजेता है मुंबई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रणजी ट्रॉफी के बारे में बात करें तो रणजी ट्रॉफी है जो घरेलू क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, और इसकी शुरुआत है जो 1934-35 में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत होती है। और रणजीत सिंह के नाम पर रणजी ट्रॉफी का नाम रखा गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड देने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड है ये द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बेस्ट फिल्म है जो कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। यदि फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड के बारे में बात करें तो आरआर मूवी है जो इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। इसमें जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिए गए हैं, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड है जो रणवीर कपूर को दिया गया है। उनकी मूवी ब्रह्मास्त्र के लिए उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। जबकि बेस्ट एक्ट्रेस के बारे में बात करें तो आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ मूवी के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड है जो आर बाल्की है जो कि चुप फिल्म के लिए उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो ये आपको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ध्यान रखना है जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर है ये एडिडास को नियुक्त किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करें तो 350 करोड़ रुपए में 5 वर्ष के लिए एडिडास के द्वारा डील की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में बीसीसीआई के जो हेड है वो रोजर बिन्नी है जो वर्तमान में बीसीसीआई का अध्यक्ष है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाटा समूह ने कब तक के लिए महिला प्रीमियर लीग का शीर्षक प्रायोजक अधिकार प्राप्त किया है? तो हाल ही में टाटा के द्वारा जो WPL है इसका स्पॉन्सर है जो अधिकार लिया गया है। तो ये साल 2027 तक का अधिकार लिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। टाटा के द्वारा IPL और WPL दोनों का ही स्पॉन्सर किया जा रहा है इस वर्ष। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि WPL के बारे में बात करें तो WPL है जो ये पहला संस्करण है जो साल 2023 में खेला गया है। और इस पहले संस्करण में विजेता टीम है जो मुंबई इंडियंस है, और उपविजेता है जो दिल्ली कैपिटल्स इसमें उपविजेता थी। मुंबई इंडियंस की कप्तान है जो हरमनप्रीत कौर थी। और WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी के बारे में बात करें तो स्मृति मंदाना है जो WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी थी, जिसको RCB टीम के द्वारा खरीदा गया था। यदि IPL के बारे में बात करें तो IPL का हाल ही में 16 संस्करण खेला गया था, और इसकी विजेता टीम थी जो चेन्नई सुपर किंग है जो इसकी विजेता टीम थी। और चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के द्वारा 5-5 बार IPL ट्रॉफी जीत ली गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और IPL 2023 का सबसे महंगा खिलाड़ी है जो सैम करन था, जिनको जो पंजाब किंग्स टीम थी उनके द्वारा खरीदा गया था। और IPL 2023 में जो ऑरेंज कैप थी वो शुभमन गिल के द्वारा जीती गई थी, और पर्पल कैप का खिताब है जो मोहम्मद शमी है उनके द्वारा जीता गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद रत्न पुरस्कार 2023 में कुल 13 सांसदों को नॉमिनेट किया गया है। इसमें लोकसभा के कितने सांसद है? तो हाल ही में ये जो संसद रत्न अवार्ड दिया गया है इसमें 13 सांसद है जो नॉमिनेट किए गए हैं। इसमें जो 13 सांसद है जिसमें से लोकसभा के 8 सांसद है और राज्यसभा के 5 सांसद है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन बी हो जाता है। 13 सांसदों में 8 सांसद तो लोकसभा के हैं और 4 सांसद है जो राज्यसभा के हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन 13 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार है जो प्रदान किया जाएगा। संसदीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व चुनाव आयुक्त TS कृष्णमूर्ति की अध्यक्षता वाली जूरी ने इन सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है?
तो हाल ही में ये जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है, इसका खिताब है जो किसके द्वारा जीता गया है, ये सॉरी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप है। अंडर 19 है जो कि पहली बार इसका संस्करण हुआ है, और इसका खिताब है ये भारत के द्वारा जीता गया है। और इसका उपविजेता है, जो उपविजेता इसमें इंग्लैंड रहता है। और इसका आयोजन है जो साउथ अफ्रीका देश में इस महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत की जो कैप्टन थी वो शेफाली वर्मा है, जो इसमें भारत की कैप्टन थी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है दोस्तों अब फरवरी माह के जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है वो देखते हैं। हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो एयर मार्शल AP सिंह को हाल ही में वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष है वो अजय बंगा को बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और डेविड मलपास के स्थान पर अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो वर्ल्ड बैंक है, इसकी स्थापना है जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है। और वॉशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है। हाल ही में थल सेना के नए उप प्रमुख किसे बनाया गया है, ये उप प्रमुख है, तो उप प्रमुख है जो लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार को थल सेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में यूट्यूब का CEO है, ये नील मोहन को यूट्यूब का CEO बनाया गया है। और जो ट्विटर है इसका CEO है ओलेंडा याकेरेनो है, उसको ट्विटर का CEO बनाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और नीति आयोग का CEO है जो BVR सुब्रमण्यम है, जो कि नीति आयोग का CEO है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है जो आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में नीति आयोग का जो 4th CEO है, हमने डिस्कस किया है कि BVR सुब्रमण्यम है, इनको नीति आयोग का पहला चौथा CEO बनाया गया है सॉरी। और जो तीसरा CEO था वो परमेश्वरन अय्यर था, उनके स्थान पर BVR सुब्रमण्यम को बनाया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अब फरवरी माह के जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस है, तो ये देखते हैं हम। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रता दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, मतलब 2 फरवरी को वेटलैंड डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। और इस वर्ष जो कैंसर दिवस की थीम थी क्लोज द केयर गैप है, इस वर्ष कैंसर दिवस की थीम थी। 4 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हमने करंट अफेयर जो कि जनवरी माह का डिस्कस किया है, ये आपको बहुत बारीकी से देखना है। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं इसमें। और यदि आपने जनवरी माह के हमारे करंट अफेयर का रिवीजन क्लास नहीं देखी है तो वो भी आप ज़रूर से देखें। और हम डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स का वीडियोज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो भी आप ज़रूर से देखें। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। इस सभी क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल GNSTalk पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो है जो कि हम मार्च महीने का डिस्कस करेंगे, तो वो भी आपको जल्द मिलने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।